सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ 6 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। कवि का नाम है रघुवीर सहाय। इनका जन्म हुआ था सन 1929 में और मृत्यु हुई 1990 में। रघुवीर सहाय जी का जो जन्म है वो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी रहे। कुछ समय तक उन्होंने हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका जो है कल्पना, उनके संपादन से भी जुड़े रहे और कई वर्ष तक उन्होंने दिनमान का भी संपादन किया। तो इस तरीके से हमें ये पता लगता है कि जो रघुवीर सहाय जी जो हैं वो जर्नलिज्म में ही उन्होंने अपने जो पेशा है उसमें वो आगे बढ़े थे और प्रतीक, कल्पना, दिनमान जैसी पत्रिकाओं से जुड़े रहे, उनके संपादन कार्य से भी जुड़े रहे। और उनकी शिक्षा जो है अंग्रेजी साहित्य में हुई है, उसमें उन्होंने एमए किया है और लेखन कार्य हम हिंदी साहित्य में देख ही रहे हैं। रघुवीर सहाय जी जो हैं वो नई कविता के कवि माने जाते हैं। नई कविता हिंदी साहित्य में कविताओं के कई युग हैं, उनमें से एक युग जो है वो नई कविता का भी माना जाता है और उसी नई कविता के युग के कवि माने जाते हैं रघुवीर सहाय जी। उनकी जो कुछ कविताएं हैं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित हैं। यानी जब हमने पिछले भाग में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के विषय में जीवन परिचय में पढ़ा था तो वहाँ हमें पता चला था कि सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक जो है उनके द्वारा संपादित किया गया था, जिसके अंतर्गत 7 कवियों का समूह मिलता है और उनसे संबंधित उनकी कविताएं होती हैं। तो दूसरा सप्तक में जो है रघुवीर सहाय जी शामिल हैं और उसमें उनकी कविताएं संकलित हैं और देखने को मिलती हैं। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। यानी वो गद्य भाग जो सोचने पर मजबूर करते हैं या गहरे विचार प्रस्तुत करते हैं, वो रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य उन्होंने लिखा है। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। यानी उनके लेखन में हमें उनके अपने पर्सनल विचार तो कम, लेकिन जो जनजीवन है, जो लोगों का जीवन है, उससे संबंधित जो उनके पास अनुभव हैं उनको उनकी अभिव्यक्ति देखने को उनकी रचना में मिलती है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। जो उनकी कविताओं का मुख्य विषय है वो हमेशा से सामाजिक संदर्भ में, समाज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो भी निरीक्षण किया है वो अपने अनुभव और जो उनको समझ में आया है, उन्होंने जो देखा है समाज को लेकर, उन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने अपनी कविताओं में पेश करने की कोशिश की है। रघुवीर सहाय जी ने अपनी काव्य रचना में अपने पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक प्रयोग किया है। यानी क्योंकि रघुवीर सहाय जी पत्रकार भी थे तो उनकी वो पत्रकार दृष्टि जो है वो भी उनकी काव्य रचना में देखने को मिलती है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छुपी हुई कुछ ऐसी अनेक खबरें होती हैं जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। यानी अखबार जो कि सिर्फ सनसनी जो न्यूज़ होती है वही लोगों तक फैलाती है, लेकिन जो असली दर्द है, पीड़ा है जो लोगों की, वो व्यक्त नहीं हो पाती है, ऐसा रघुवीर सहाय जी का मानना है। पत्रकारिता से संबंधित है और उनके पत्रकारिता से संबंधित क्या सच है और उससे संबंधित क्या परेशानियां हैं, वो चीज़ें वो जानते थे और इसलिए उन्हें पता है कि जो असली पीड़ा है वो छिपी रह जाती है, खबरों में नहीं आ पाती। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की ही अभिव्यक्ति करने के लिए उन्होंने कविता लिखना शुरू किया था। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का विकास किया है। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयास पूर्वक बचते हैं। यानी अपना पांडित्य गुण दिखाने की बजाय जो कविता के लिए जरूरी है ऐसे शब्दों का ही उन्होंने प्रयोग किया है और अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयास पूर्वक अपने आप को उन्होंने बचाने की कोशिश ही की है। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की मुख्य विशेषता है। भय से आक्रांत अनुभव की और आवेग रहित, यानी आवेग में आकर अपने विचारों को व्यक्त करने की बजाय आवेग से रहित अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी कविता में मुख्य रूप से पेश की है। रघुवीर सहाय ने मुक्त छंद के साथ साथ
छंद में भी काव्य रचना की है। जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है, ये जो पाठ्यक्रम में जो कविताएं दी गई हैं उनके विशेष में लिखने के लिए भी काम आ सकती हैं, इसलिए इस पैराग्राफ को ध्यान से सुनना समझना जरूरी है और इसके लिए ये विशेष के रूप में लिखे जा सकते हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। ये उनकी प्रसिद्धि को बढ़ाने वाली जो कुछ रचनाएं हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी कुछ जो रचनाएं हैं उनके नाम हैं। 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली भी प्रकाशित हुई है। रघुवीर सहाय जी की जितनी भी रचना है उनको एक ही पुस्तक में, जिसका नाम है रघुवीर सहाय रचनावली, उसको 6 भागों में इसी नाम से प्रकाशित की गई है, जिनमें उनकी लगभग सारी रचनाएं संग्रहित हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब इस पाठ्यक्रम में जो उनकी कविता जोड़ी गई है जिसका नाम है वसंत आया और तोड़ो, उससे संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी हम देखने को मिल रही है। उसको समझना कविता को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है, तो ये संक्षिप्त जानकारी जो है समझ लेते हैं। कविता जो कि पहली कविता है जिसका नाम है वसंत आया। वसंत आया कविता कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोपलें फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। वसंत आया कविता के माध्यम से कवि जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि आजकल मनुष्य जो है विकास की होड़ में इतना गुम हो गया है, इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है कि वो सिर्फ कैलेंडर से अब पता लगा पाता है कि वसंत आ गया है। उसे वसंत के आने के जो संकेत प्रकृति देती है, उस संकेत को देखना और उसको समझ पाना अब जो है इंसान भूल सा गया है। और ये चीज़ें बोलते हुए वो वास्तव में आज के मनुष्य पर जो आधुनिकता के रंग में रंग जाने की शैली पर जो है वो व्यंग्य करता है और ये बोलता है कि लोगों को अब पता ही नहीं लगता कि प्रकृति संकेत दे रही है कि वसंत आ गया है। और वो संकेत क्या है? पत्ते झड़ रहे हैं, कोपलें फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमता है, पर हमारी निगाह उन पर जाती नहीं है और इसी के लिए वो व्यंग्य करते हैं। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक, मदन महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवन अनुभवों की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। अगली कविता रघुवीर सहाय जी की जो कि पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है, वो उस कविता का नाम है तोड़ो। तोड़ो उद्बोधन परक कविता है। उद्बोधन यानी यहाँ पर एक आवाज़ लगाई जा रही है किस विषय से संबंधित, वो क्या है? इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करते हैं। परती यानी जो खेत बंजर हो गए हैं उन पर जो खेत की मिट्टी है परत सी हो गई है और उपजाऊपना खत्म हो गया है। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। जिस तरीके से एक खेत जब बंजर हो जाता है तो उसका गोड़ना और उस मिट्टी को फिर से उपजाऊ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस मिट्टी जो कि पत्थर हो चुकी होती है उसे तोड़ना पड़ता है, उसको मुलायम करना पड़ता है ताकि वो फिर से उपजाऊ हो सके। तो यहाँ पर वो जो तोड़ना है, वो तोड़ना जो है किसी नुकसान के आधार पर नहीं बल्कि सृजन करने के लिए तोड़ने के लिए आवाज़ लगाई जा रही है। तो यहाँ पर मुख्य विषय यही है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको तोड़कर, काटकर या फिर जो भी तरीके हैं उससे उनको हटाकर जीवन
में एक नई जीवंतता लाने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर जो है कुछ लोग इस बात को नकारात्मक रूप में ग्रहण करके उस तोड़ों को इस चीज़ से जोड़ देते हैं कि वो सृजन करने की बजाय विध्वंस यानी नुकसान पहुंचाने की के लिए आह्वान कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। तो कवि जो है तोड़ो कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि वो सृजन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सृजन मतलब कुछ भी नया बनाना जो आगे बढ़ा सके। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, यानी कविता पढ़ने में देखने में सरल लगती है, लेकिन उसके अंदर निहित बहुत बड़ा विचार समाहित है। परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खीज को भी तोड़ने की बात करता है। जिस तरीके से खेत बंजर हो जाते हैं तो उनको उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही मन, इंसान का, व्यक्ति का मन जो है वो भी ऊब से बंजर हो जाता है और उसमें नई सोच, नया विचार लाने का आह्वान किया जा रहा है। उसे ये कहा जा रहा है कि अपने पुराने विचारों से जो तुमको उबा रहा है, परेशान कर रहा है, उससे जिससे तुम खींच रहे हो, उससे बाहर निकलो, नए विचारों को अपने मन में लाओ और स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खीज को भी तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर यानी उपजाऊ बनाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। इससे व्यक्ति का अर्थ विस्तार होता है और इस तरीके से जब उसको पुराने ख्यालों से, विचारों से निकलकर दूसरे और नए विचार जो कि उसे आगे का रास्ता दिखा सकें और जीवन में अपने उसको आगे बढ़ा सकें, उसको वो उपजाऊपना अपने मन में, अपने विचारों से लाने की कोशिश में लगे हैं कवि अपनी कविता तोड़ों के माध्यम से। वसंत आया। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। जैसा कि कविता का नाम है वसंत आया, यानी वसंत के आने से संबंधित जानकारी है, कविता का विषय है। और जैसा कि कविता की जो संक्षिप्त जानकारी कवि के जीवन परिचय में हमने पढ़ी और उससे हमें ये पता चला कि कवि जो है इस कविता के माध्यम से अपने विचार को प्रकट करते हुए ये चिंता जताता है कि कैसे लोग जो हैं प्रकृति द्वारा दिए गए जो चिन्ह हैं कि यह ऋतु अब आगमन कर रही है, लोग भूल गए हैं। अब उन चीज़ों के बारे में लोग कैलेंडर से जानते हैं और अपने दफ्तरों में होने वाली छुट्टी से जानते हैं। वसंत आने का जो प्रकृति चिन्ह देती है, पहले लोग प्रकृति के माध्यम से उसे पहचाना करते थे कि अगर ऐसे चिन्ह देखने को मिल रहे हैं मतलब यह ऋतु जो है वो आने वाली है। लेकिन अब यह ऋतु ना तो उसके चिन्ह किसी को मालूम है, ना पहचानने की क्षमता है और ना ही उसे पहचानने के लिए किसी के पास फुर्सत है। और यही चिंता व्यक्त करते हुए कवि ने ये कविता लिखी है, वसंत आया। कविता का अर्थ समझते हैं। जैसे बहन दा कहती है, दा का अर्थ होता है बड़ा भाई। कोई बहन जैसे अपने बड़े भाई को प्यार से और स्नेह से और सरल भाव से दा बोल कर पुकारती है और उसमें जो स्नेह होता है, जो मिठास होती है, वही मिठास वसंत के आने पर जब एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर कूकती है यानी चहचहाती है, वैसी ही मिठास और स्नेह सुनने को मिलता है। यानी कवि जो है ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से प्रकृति का एक हिस्सा होने के कारण जब चिड़िया जो है
अपनी मीठी आवाज़ से पेड़ पर बैठकर चहचहाती है तो वही मिठास, और साथ में बहन, छोटी बहन का बड़े भाई को प्यार से दा कहकर पुकारना, दोनों में एक जैसी ही मिठास सुनाई देती है। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु यानी किसी पेड़, यानी कोई बंगला है उसमें अशोक का तरु है और उस पर चिड़िया बैठी हुई हैं और वो चहचहा रही हैं। क्यों? वसंत आया है और वसंत आने के ये चिन्ह है, ये चिन्ह है जो यहाँ पर कुछ चिन्ह कवि बताएगा कि ये चिन्ह देखने को जो मिलते हैं तो समझ लीजिए वसंत आ गया है। फिर अगला चिन्ह वो बताते हैं कि चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। अब जैसे कि वसंत आता है तो पेड़ के जितने भी पुराने पत्ते होते हैं वो सूख कर नीचे गिर जाते हैं और सूख कर गिरने की वजह से वो और भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और जब उनके ऊपर लोग चलते हैं तो सूखने की वजह से वो चुरमुराने की आवाज़ देते हैं। तो चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। पेड़ों से वो पत्ते पीले पड़कर सूख कर ज़मीन पर गिरे पड़े रहते हैं और हवा के ज़रिए इधर से उधर उड़ते फिरते रहते हैं और आते जाते लोगों के पैरों के नीचे पड़ते हैं और फिर जैसे ही वो पैरों के नीचे पड़ते हैं तो उनके चुरमुराने की आवाज़ आती है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवाई फिरकी सी आई, चली गई। अब यहाँ पर मानवीकरण अलंकार देखने को मिल रहा है। हवा को मानव का रूप दिया है, जैसे वो गर्म पानी से नहा कर आई हो, नायिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कवि कहते हैं कि वसंत के महीने में सुबह की जो हवा होती है वह ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जैसे वो गर्म पानी से नहा कर आई हो और फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई आकर हमारे पास से चली गई हो। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और फिर चली गई। जिस तरीके से बच्चों के खेलने की जो फिरकी होती है वो उसे गोल गोल घुमाते हैं और गोल गोल घूमने के बाद कुछ देर बाद वो फिरकी घूम कर रुक जाती है, वैसे ही वो हवा आती है गोल गोल फिरकी की तरह घूमते हुए और घूम कर हमारे पास आते हुए वापस चली जाती है। तो ये सारे वसंत के आने के चिन्ह हैं। ये चिन्ह है कि चिड़िया कूकती है और उसके बाद सड़कों पर हमें सूखे पत्तों के चुरमुराने की आवाज़ आती है, जो कि बड़े बड़े पेड़ों से वो पत्ते पीले पड़कर गिर जाते हैं और हवा जो है सुबह सुबह ऐसे तन को छूती है जैसे वो गर्म पानी से नहा कर आई हो और खिली हुई वो हवा जो है आती है फिरकी की तरह गोल गोल घूमते हुए और गोल गोल घूमते हुए हमारे पास से ही वापस भी चली जाती है। ऐसे ही फुटपाथ पर चलते 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 उन्होंने ये महसूस किया। फिर कल मैंने जाना कि वसंत आया। उन्होंने ये सारी चीज़ें महसूस की, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया अभी तक कि ये वसंत आ चुका है और उसी के चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। प्रकृति द्वारा ये संकेत मिल रहे हैं कि वसंत आ गया है, पर उन्होंने अभी तक ये नहीं जाना था कि ये वसंत आने के संकेत हैं। उन्होंने कल जाना कि वसंत आया। कैसे जाना? कैलेंडर से, और ये उन्हें कैलेंडर से मालूम हुआ। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, वसंत पंचमी सभी जानते हैं। कवि कहते हैं कि अमुक दिन, यानी इस तरीके से इस दिन और इस महीने में जो है वसंत पंचमी आएगी। और इस बात का प्रमाण देने के लिए दफ्तर में जब छुट्टी हुई तो यह प्रमाणित हो गया कि वसंत आ गया है। अमुक बार मदन महीने में, मदन महीने मतलब, मदन का मतलब होता है जो काम देवता होते हैं और उनका जो प्रिय ऋतु उनसे संबंधित मानी जाती है वो वसंत ऋतु मानी जाती है। इसी के लिए मदन महीना बोला जा रहा है वसंत ऋतु को। वसंत के आने का जो मौसम होता है, महीना होता है, उसको मदन महीना बोला जा रहा है। तो अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। कवि को ये सब संकेत देखने के बावजूद भी यह पता तब चला कि वसंत आ चुका है जब उन्होंने उनसे कैलेंडर से मालूम किया, और साथ ही इस चीज़ का प्रमाण उन्हें तब और भी ज़्यादा मिल गया जब दफ्तर में उनको वसंत आने की, वसंत पंचमी की जो है छुट्टी मिली।
तो इस तरीके से लोग प्रकृति से किस प्रकार दूर हो रहे हैं। प्रकृति अभी भी वही संकेत देती है, अपने में होने वाले परिवर्तन के संकेत जैसे हमेशा से वो देते आई है वैसे ही आज भी देती है। लेकिन लोग बदल गए हैं, लोग प्रकृति से दूर हो गए हैं, प्रकृति द्वारा दिए गए संकेतों को वो समझ नहीं पाते हैं और उसमें निहित जो सुंदरता है वो भी, उससे भी मनुष्य जो है अपने आप को स्वयं को दूर कर चुका है। ये कविता इस बात को संकेत करती है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कविता को। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। जिस तरीके से किसी बंगले में मौजूद एक तरु है अशोक का, जिस पर चिड़िया बैठ के कूकती है, जितना स्नेह भरा मीठा और प्यारा वो लगता है, उतना ही प्यारा वो है जब एक छोटी बहन अपने भाई को दा कह के पुकारती है। वैसे ही मिठास और वैसा ही स्नेह वहाँ से भी मिलता है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे हुए बड़े बड़े पियराए पत्ते, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से बड़े बड़े पत्ते जो पीले पड़कर ज़मीन पर गिर गए हैं और हवा के ज़रिए इधर से उधर लुढ़कते फिर रहे हैं और सड़कों पर लोगों के आने जाने की वजह से उनके पैरों के नीचे पड़ रहे हैं, तो वो चुरमुराने की आवाज़ दे रहे हैं। कोई 6 बजे सुबह गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवाई फिरकी सी आई और चली गई। और हवा जो है वो सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे गर्म पानी से नहा कर आई हो और फिरकी की तरह घूमती हुई हमारे करीब तक आती है और हमसे हमारे करीब आकर वापस वैसी फिरकी सी घूम कर चली जाती है। ऐसे ही फुटपाथ पर चलते चलते उन्होंने, कवि ने एक दिन ऐसा ये सारे संकेत जो है महसूस किए, जो कि सारे संकेत जो हैं वसंत के आने के थे। लेकिन कवि जो है इन चीज़ों को समझ नहीं पाया। अगले दिन उनको ये पता लगता है कि वसंत आ गया है और ये चीज़ उन्हें कैलेंडर से मालूम हुई कि इस बार इस महीने को वसंत पंचमी होएगी। और इस चीज़ का प्रमाण देने के लिए जब दफ्तर में छुट्टी हुई तो यह चीज़ प्रमाणित हो गई कि वसंत आ गया है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। इस कविता का जो पिछला अंश हमने पिछले भाग में पढ़ा था उसके अंतर्गत भी कवि ने हमें कुछ संकेत बताए जो प्रकृति देती है वसंत के आने पर। बावजूद इसके कवि को फिर भी नहीं याद आया कि वसंत आने के ये संकेत हैं और उनको वसंत आने के जानकारी जो है वो कैलेंडर से मिलती है और उसका प्रमाण जो है दफ्तर में छुट्टी होने से। आगे इस भाग में भी कवि जो हैं प्रकृति से जो संकेत मिलते हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से वसंत आने पर कुछ और भी संकेत हैं जो प्रकृति हमें देती है और प्रकृति से दूर होने की वजह से हमें अब इन संकेतों का मालूम नहीं पड़ता। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था, कवि को इन संकेतों की जानकारी कविताएं पढ़ने से पता चलता था, पता रहता था। कविताओं में हिंदी साहित्य की से संबंधित जितनी भी कविताएं हैं उनमें प्रकृति का वर्णन अक्सर पढ़ने को मिल जाता है, जिसके अंतर्गत वसंत जो है प्रिय विषय भी रहा है कवियों का। इस वजह से कविताएं पढ़ते रहने से कवि को इस चीज़ की जानकारी थी, पर याद न आने की वजह से ही उन्हें कैलेंडर और दफ्तर की छुट्टी से ये याद आया कि वसंत आ चुका है। कविताएं पढ़ते रहने से कवि को ये भी पता था कि जब वसंत आता है तो प्रकृति में पलाश के जो फूल हैं वो किस तरीके से अपने रंग से प्रकृति को, परिवेश को रंग बिरंगा कर देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे परिवेश जो है, माहौल जो है वो दहर दहर दहक रहा है। जिस तरीके से आग की लपटें जो हैं अपने लपट से, अपनी गर्मी से जो है वो परिवेश को बता देती है कि किस तरीके से आग की लपटें धधक रही हैं। उसी तरीके से जो पलाश के फूल हैं, ढाक के जो जंगल हैं, वो अपने लाल रंग, पलाश के जो पेड़ हैं बड़े से हैं और उन पे फूल ज़्यादा दिखेंगे और वो फूल बड़े बड़े होते हैं और लाल रंग के होते हैं।
तो वसंत के आने पर वो फूल जो हैं वो अपने लाल रंग से परिवेश को रंगीन कर देते हैं। और लाल रंग की वजह से ऐसा लग रहा है कवि को कि दहर दहर जैसे ढाक के जंगल दहक रहे हैं। अब यहाँ पर वो जंगल को जलने से संबंधित नहीं, बल्कि पलाश के लाल रंग के होने की वजह से परिवेश कितना रंगीन हो गया है वो बताना चाहते हैं कवि। आम बौरावेंगे, और ये भी एक संकेत है बसंत के आने का कि आम के पेड़ों में बौर लग जाते हैं। बौर यानी फूल लग जाते हैं, जिससे बाद में वो आम बनते हैं। तो इसी वसंत के मौसम में आम में बौर लग जाते हैं। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदनवन भी होवेंगे यशस्वी। बसंत के महीने में नई पत्तियां आने से, फूल खिलने से और उन फूलों की वजह से खुशबू आने से जो माहौल है वो रंगीन हो जाता है, रस से युक्त हो जाता है और गंध से युक्त हो जाता है। और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं रंग रस और गंध से लदी फंदी है, बल्कि दूर के विदेश के नंदनवन भी यशस्वी हैं इस चीज़ से। विदेश से मतलब यहाँ पर इंद्र का जो बाग है, नंदनवन है, उसको बोला जा रहा है कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं रंग रस और गंध से वसंत में लदी फंदी है, बल्कि इंद्र के नंदनवन भी जो हैं इससे यशस्वी हो गए हैं। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। मधुमस्त यानी फूल से रस ग्रहण करने में भौरा जो है वो मस्त है, गुंजार कर रहा है। और पिक यानी कोयल किस तरीके से आम के पेड़ों पर बैठकर अपनी मीठी आवाज़ से प्रकृति को और भी ज़्यादा मंत्रमुग्ध बना रही है। और ये इनके कार्य हैं भंवरे और कोयल के। और अपने इन्हीं कार्यों से अपने इन्हीं कार्यों के अभ्यास से, यानी इसी को बार बार दोहराते रहने की वजह से परिवेश जो है वसंतमयी हो गया है। और वसंत के आने का जो संकेत देने में पिक और भंवरे अपनी भूमिका निभाते हैं, वो इस तरीके से निभाते हुए वसंत के आगमन के संकेत देते हुए दिखते हैं। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। बस कवि को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि प्रकृति द्वारा दिए गए संकेतों की जानकारी होने के बावजूद भी उनको वसंत के आगमन की जानकारी कैलेंडर से होगी और अपने दफ्तर की छुट्टी से होगी, इस चीज़ की उम्मीद उन्हें नहीं थी। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कविता के अंश को। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था, कवि को कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि वसंत के आगमन पर प्रकृति कौन कौन से संदेश देती है, जिनमें से कुछ और भी हैं कि ढाक के जो जंगल हैं यानी पलाश के जो फूल हैं वो अपने लाल रंग से प्रकृति को दहर दहर दहकता हुआ दिखाता है। आम पर बौर लग जाते हैं और रंग रस गंध से सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि इंद्र के नंदनवन भी जो हैं वो यशस्वी हो जाते हैं। मधुमस्त पिक और भौर, मधु यानी मिठास, मस्त यानी भौर जो है वो फूलों के रस को ग्रहण करके उसमें मस्त है। और पिक जो है अपनी मीठी आवाज़ से प्रकृति के अंदर, प्रकृति में मौजूद अपनी इस कृतित्व का अभ्यास करते हुए दिखाते हैं, जो वसंत के आगमन के संकेत में अपनी भूमिका निभाते हुए दिखते हैं। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने आज जाना कि वसंत आया। बस कवि को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरीके से वसंत के आगमन की जानकारी होगी। पाठ 6 कविता का नाम है तोड़ो। कवि हैं रघुवीर सहाय जी। जैसा कि इस कविता से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी हमने कवि के जीवन परिचय में ही ले लिया था। कवि जो है इस कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक तोड़ो है, जो कि एक नकारात्मक अर्थ तो देती है, लेकिन इसी चीज़ से संबंधित, इसी विचार से संबंधित कवि यहाँ पर जोर देते हुए ये आह्वान करते हैं कि तोड़ो शब्द से नकारात्मक अर्थ ना लेकर सकारात्मक अर्थ लेना चाहिए। यानी
यहाँ पर कवि जो है तोड़ो कविता के माध्यम से सृजन के लिए जो है वो प्रेरित कर रहा है। सृजन यानी आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो देखते हैं कि कविता का जो शीर्षक है वो तोड़ो है, लेकिन कवि जो हैं वो किस तरीके से अपने विचार को यहाँ पर पेश करते हुए सृजन करने के लिए आह्वान करते हैं। तो तोड़ो कविता में कवि ने यहाँ पर पत्थर और चट्टान के समान जो हमारे मन में और हृदय में जो कुरीतियाँ बसी हुई हैं और उन बंधनों में हम अपने आप को जकड़ कर बैठ गए हैं, जिससे हमने विकास का मार्ग बंद कर दिया है, स्वयं को विकसित नहीं कर रहे, शिक्षित नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको तोड़ने की, उस चट्टान को तोड़ने की बात करते हैं, उस पत्थर को तोड़ने की बात करते हैं। लिखित रूप में कविता में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि एक खेत है जो परती पड़ गई है, यानी बंजर हो गया है, जिसमें कि मिट्टी जो है वो सूख गई है और उसमें कोई भी नमी नहीं रह गई है। वो चट्टान के समान, पत्थर के समान कठोर हो गई है। उसको तोड़कर उस मिट्टी में नमी लाकर इस खेत को ऐसा उपजाऊ बनाओ जिससे कि यह फसल लहलहाए इसमें और अनाज की पैदावार कर सके। वैसे ही हमारा मन जो है वो खेत के समान है और पत्थर और चट्टान के समान हमारे मन में बसी कुरीतियाँ हैं, जिन बंधनों में हम अपने आप को बांध कर रखते हैं, या गलत विचार हैं जिससे हम अपने आप पर रोक लगाए रहते हैं। उन्हीं विचारों को तोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कवि जो है प्रेरित कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो शीर्षक समझ लेने के बाद और कविता का जो मुख्य बिंदु है या विषय है वो जान लेने के बाद कविता को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, और कविता जो शाब्दिक रूप में देखने को मिल रही है शायद वो भी आसान लगे। तो अब कविता को समझने का प्रयास करते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो ये गाना, आधे आधे गाने, यहाँ पर कवि जो हैं अब इस चीज़ को गा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे मन में पत्थर और चट्टान के समान अपनी मजबूती बनाए हुए बैठे हुए उन विचारों को, जो कि कुरीतियाँ हैं, जो कि ऐसे विचार है जो किसी भी इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें उन चट्टानों को और पत्थरों को तोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वैसे ही जैसे कि खेतों में परती पड़ जाने पर या खेत का बंजर हो जाने पर, उस खेत की मिट्टी से नमी खत्म हो जाने पर उसको तोड़कर, गोड़कर और उसमें पानी डालकर उसको नम करके खेत को फिर से उपजाऊ बनाया जाता है। वैसे ही अपने मन को उन विचारों से अलग करके, स्वयं को शिक्षित करके और अपने अंदर वो जज्बा और प्रेरणा लाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, यानी इन पत्थरों और चट्टानों को तोड़ो और इन झूठे बंधनों को तोड़ो। झूठे बंधन जो हमने अपने मन में पाल लिए हैं, जो जिस गलतफहमी के हम शिकार हो गए हैं कि ये विचार हमें और हमारे परिवार को, हमारे जीवन को बनाए रखने में मददगार हैं, वो एक झूठे बंधन हैं, पत्थर और चट्टान के समान। तो इन पत्थरों और चट्टानों को तोड़ो जो झूठे बंधन के समान हैं, तो धरती को हम फिर जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। दूब का अर्थ वैसे घास होता है, लेकिन यहाँ पर फसल से अर्थ लिया जाएगा कि इन पत्थरों और चट्टानों को तोड़ो, तभी हम जानेंगे कि धरती असल में क्या है। जब इसकी मिट्टी में रस होता है तभी ये दूब को उगाती है। और अपने मन में के मैदान में, हमारा मन भी जो है वो मैदान के समान है जिस पे ऊब व्याप गई है अर्थात फैल गई है। ऊब यानी ऐसे विचार आ गए हैं इसमें जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। और ये आधे आधे गाने, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डाले, इस अपने मन की खींच को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। जैसे
कि कवि आह्वान कर रहा है कि खेत की इस मिट्टी को तोड़ो और गोड़ो। गोड़ना भी एक प्रक्रिया है जिसके तहत खेत की मिट्टी को नम किया जाता है, जिससे कि वो फसल उसमें उग सके, उसमें उपजाऊपना आ सके। ऊसर और बंजर का अर्थ है बंजर होना ज़मीन का जिसमें कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। चरती परती का मतलब ये है कि उसमें की मिट्टी जो है उसमें वो मिट्टी का अपनी नमी खोना और परत दर परत उखड़ कर वो कठोर सी हो जाना, तो वो चरती परती हो जाना खेत को कहते हैं। सब खेत बनाकर छोड़ो। कवि आह्वान कर रहे हैं कि इन चट्टानों को और पत्थरों को तोड़ो, इन्हें नम करो, इस बंजरता को ख़त्म करो और इन सब को एक खेत बनाकर छोड़ो। जब मिट्टी में रस होगा तो बीज को पोस कर दिखाएगी ही। यानी मन में अच्छे विचार होंगे, प्रेरणा होगी आगे बढ़ने की, तो वो आपको आगे बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को, और इस तरीके से हम अपनी मन की जो खींच है, अपने मन में व्याप्त ये जो विचार हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, या फिर ऐसी कुरीतियाँ जो हमें झूठे से बंधनों में बांध कर रखती हैं, इन खींच से, इन झूठे बंधनों से कैसे हम अपने मन को छुटकारा दिलाएं। इन्हें तोड़ो, इन विचारों को तोड़ो, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो और खेत के समान गोड़ कर और इसको नम करके उपजाऊ खेत की तरह बनाओ जो फसल लहराती है जिसमें और अनाज का उत्पादन करती है। वैसे ही अपने मन को भी उस खेत के समान गोड़ो और उसमें पड़ी मिट्टी जो कि परती हो गई है और जो चट्टान और जो पत्थर हैं उनको तोड़ो और अपने मन को जो है उपजाऊ बनाओ और उसमें ऐसे विचार लाओ और अपने मन को उन कुरीतियों से और झूठे बंधनों से मुक्त करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कविता को। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन, इन झूठे बंधनों को और साथ ही इन पत्थर और चट्टानों को तोड़ो जो ये खेत में और हमारे मन में व्याप्त हैं। तभी हम जान पाएंगे कि यह धरती क्या है और हमारा मन क्या है। सुनते हैं मिट्टी में रस है, यानी कि हमारे मन में बहुत ताकत है, जिसमें उगती दूब है, जिससे कि दूब उगती है यानी फसलें लहलहाती हैं और उत्पादन होता है अनाजों का बड़े स्तर पर। वैसे ही हमारा मन जब है हरा भरा होता है, अच्छे विचारों से भरा होता है, तो हमें आगे पहुंचाने में मददगार होता है। अपने मन के मैदानों पर इस व्यापी ऊब को ख़त्म करो। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर और चरती परती को भी तोड़ो और इनको खेत बनाकर छोड़ो। अपने मन को अच्छे विचारों से और सकारात्मक विचारों से और इनको शिक्षित करो। मिट्टी में रस होगा तो वह बीज को पोसेगी ही। जब खेत की मिट्टी उपजाऊ होती है, उसमें रस होता है, तो बीज को अंकुरित करती ही है। वैसे ही हमारे मन में अच्छे विचार होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं, शिक्षित होता है हमारा मन, तो हमें वो आगे बढ़ाता ही है। हम इसको क्या कर डालें, अपनी इस मन की खींच को, और इस तरीके से अपने मन की खींच से हमें कैसे पार पाना है वो हमें स्वयं सोचना पड़ेगा। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, गोड़ना यानी कि खेत को नम करने का और उपजाऊ करने का एक प्रक्रिया है जिसे गोड़ना कहते हैं। और यहाँ पर कवि जैसे कि तोड़ना और गोड़ने के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि कुछ नया करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, ना कि विध्वंस। सिर्फ तोड़कर अगर रुक जाने के लिए कवि कहते तो वो विध्वंस करना कहते, लेकिन उसको तोड़कर आगे बढ़कर सृजन करने का आह्वान इस कविता के माध्यम से कवि कर रहे हैं कि किसी भी चट्टान को और पत्थर को तोड़कर खेत को नम करो। उसी तरीके से अपने मन से गलत विचारों को सिर्फ निकालो ही नहीं, अच्छे विचार लाकर उन्हें शिक्षित भी करो। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि इस कविता के माध्यम से वो कवि जो हैं वो सृजन करने का आह्वान करते हैं, संदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं।